जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल SVN क्लासेज में। कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं? ठीक है, पढ़ाई जारी रखिए। और दूसरा कोई और शॉर्टकट नहीं है जीवन के उद्देश्य को सफल बनाने के लिए। अगर आपके पास विद्या है तो सब कुछ है। अगर आपके पास शिक्षा है तो आप कहीं भी जीवन का निर्वाह कर सकते हैं। तो ठीक है, इससे जो पीछे वाली क्लास थी उसमें हम लोग क्या पढ़े थे बताइए आप लोग। भारतीय संविधान के जो भाग थे उनके बारे में हम लोग पढ़े थे, ठीक है। और आज की जो क्लास है वह संविधान का जो भाग 1 है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक की बात आज के क्लास में हम लोग करेंगे। तो यहां पे भाग 1 संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है। तो आज की जो क्लास है इसमें हम लोग संविधान का जो भाग 1 है अर्थात संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जिसका वर्णन अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक में किया गया है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जो टेरिटरी वर्ड है, जैसा कि हिंदी में देखेंगे तो लिखा है संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र, लेकिन राज्य क्षेत्र के लिए यहां पे टेरिटरी वर्ड यूज किया गया है। यहां पे स्टेट रीजन होना चाहिए राज्य क्षेत्र के लिए, लेकिन यहां पे टेरिटरी वर्ड यूज किया गया है। और जो टेरिटरी होता है इसका जो अर्थ है वह स्टेट रीजन के कंपेयर में व्यापक अर्थ है। यही वजह है कि यहाँ पे टेरिटरी वर्ड का यूज किया गया है। और क्यों व्यापक है इसके बारे में आगे मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे जो टेरिटरी है, टेरिटरी वर्ड, यह व्यापक अर्थ है इसका, ठीक है। टेरिटरी, तो ठीक है। देखिए, भारत अनुच्छेद इसमें 1 से लेकर 4 तक का वर्णन किया गया है संघ और उसके राज्य क्षेत्र में। तो सबसे पहली बात ये कि भारत में कितने राज्य हैं। तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और इनका जो विस्तृत वर्णन है वह प्रथम अनुसूची में दिया गया है। और अनुसूचियों से संबंधित क्लास में ले चुका हूं, उसमें डिटेल में बताया हूं कि किस अनुसूची में किस चीज की बात की गई है। तो यहां पे भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, अर्थात संघ राज्य क्षेत्र। और इसका विस्तृत वर्णन प्रथम अनुसूची में किया गया है। प्रथम अनुसूची के बारे में मैं बता चुका हूं आप लोगों को।
तो यहां पे हम लोग अनुच्छेद 1 की बात करेंगे। अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1। अनुच्छेद 1 में क्या बोला गया है? तो अनुच्छेद 1 में बोला गया है कि इंडिया यानी कि भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 में क्या बोला गया है? आर्टिकल 1 में यह बात लिखी गई है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। मतलब इंडिया यानी कि भारत राज्यों का संघ होगा। अब इंडिया की हिंदी मीनिंग भारत नहीं है। यहां पे दो नामों का जिक्र भारत के संविधान में किया गया है, उसी के बारे में बताया है कि जो इंडिया है वही भारत है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। अर्थात अनुच्छेद 1 में बोला गया है कि भारत इंडिया यानी कि भारत राज्यों का संघ होगा या है। तो इस चीज को लिख लीजिए। इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स। देखिए यहां पे बताया गया है कि भारत राज्यों का संघ है और संघ में यहां पे यूनियन की बात की गई है। ठीक है, अब देखिए यह जो अनुच्छेद है इंडिया यानी कि भारत राज्यों का संघ है, इससे कौन कौन सी चीजों की जानकारी हमें मिलती है? तो इससे देखिए पहला तो यह क्लियर हो रहा है कि इंडिया यानी भारत, यानी कि भारत का जो संविधान है उसमें दो नामों को रखा गया है, इंडिया और भारत को। तो इससे देश का नाम पता चल रहा है। देखिए जब संविधान निर्माण हुआ था तो उस टाइम संविधान निर्माताओं के मन में बहुत सारे सवाल थे कि संविधान में भारत का जिक्र इंडिया के नाम से किया जाए कि भारत के नाम से किया जाए, और इन्हीं चीजों को लेके बहुत ऊहापोह की स्थिति थी और अंत में दोनों नामों को रखा गया। तो पहला जो आर्टिकल है उससे हमें देश का जो नाम है उसके बारे में जानकारी मिलती है कि हमारे देश का नाम संविधान में क्या लिखा गया है, और दूसरी जानकारी राज्यों का संघ, अर्थात हमारे देश का जो स्वरूप है वह कैसा है इसकी जानकारी मिलती है। पहले अनुच्छेद 1 से कौन कौन सी जानकारी मिल रही है कि देश का नाम इंडिया यानी कि भारत, और स्वरूप कैसा होगा, वह राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। ये दो चीजों की जानकारी यहां से मिल रही है। अब बात आती है कि भारत के राज्य क्षेत्र में कौन कौन सी चीजें शामिल की जाएंगी। तो देखिए जो भारत का राज्य क्षेत्र है यहां पे 3 चीजों को शामिल किया जाता है। पहला राज्यों को, दूसरा संघ शासित क्षेत्रों को, संघ राज्यों को अर्थात स्टेट्स को, यहां पे यूनियन टेरिटरी को, और तीसरा अर्जित क्षेत्र, अर्जित क्षेत्र ऑक्युपाइड रीजन। ठीक है, अर्जित क्षेत्र। तो यहां पे जो राज्य क्षेत्र है
इसमें कौन कौन सी चीजों को शामिल किया जाएगा, तो राज्य भी उसमें शामिल होंगे, यूनियन टेरिटरी भी उसमें शामिल होंगे, और कहीं बाहर से किसी क्षेत्र को अर्जित कर रहे हैं हम, जैसे कि किसी अन्य देश से कोई देश है हमारे, मान लीजिए कि कोई पड़ोसी देश है, मान लीजिए पाकिस्तान का उदाहरण ले लीजिए कि हमने पूरे पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया, तो अब उसको हम अपने देश में शामिल करेंगे तो वह अर्जित क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। तो यहां पे जो राज्य क्षेत्र है इसमें 3 प्रकार के चीजों को रखा गया है, अर्थात क्षेत्रों को रखा गया है। तो राज्य क्षेत्र, यही वजह है कि यहां पे टेरिटरी वर्ड यूज किया गया था, ना कि स्टेट रीजन यूज किया गया था। अगर स्टेट रीजन यूज करते तो बस यही कॉन्सेप्ट यहां से निकल के आता, और टेरिटरी यूज की है तो टेरिटरी एक व्यापक अर्थ को दे रहा है, और टेरिटरी के अंतर्गत ये तीनों क्षेत्र शामिल किए जाएंगे। ठीक है, अब यहां पे हम 3 चीजों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जब यूनियन ऑफ स्टेट, संघ की बात आई है, तो यहां पे हम कन्फेडरेशन, अर्थात परिसंघ, उसके बाद फेडरेशन, अर्थात संघ, और उसके बाद यूनियन की बात करेंगे कि इन तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, भारत ने क्यों यूनियन वर्ड को महत्व दिया अपने संविधान में। तो देखिए, जब बात आती है कन्फेडरेशन की, अर्थात परिसंघ की जब बात की जाएगी, तो परिसंघ एक ऐसा संघ होता है, परिसंघ, ध्यान से सुनिएगा डिफिनीशन, डिफिनीशन से ही आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। परिसंघ एक ऐसा संघ होता है जिसमें बहुत सारे राज्य मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं, और इस प्रकार के संघ में राज्यों के ऊपर जो संघ का नियंत्रण है वह कमजोर होता है, और राज्य कभी भी पृथक हो सकते हैं। ठीक है, हमने क्या बताया कन्फेडरेशन के बारे में, परिसंघ के बारे में, कि यह एक ऐसा संघ होता है जिसमें बहुत सारे राज्य मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं, और संघ के पास जो राज्यों को नियंत्रित करने की शक्ति होती है वो बहुत कम होती है, और यही वजह होती है कि इन राज्यों पर संघ का नियंत्रण कमजोर होता है, और जब संघ का नियंत्रण कमजोर होगा तो वे राज्य कभी भी संघ से पृथक हो सकते हैं। तो इसके बारे में हम लोग लिख लें, यह कमजोर संघ होता है, यह कमजोर संघ होता है। इससे राज्य पृथक हो सकते हैं, इससे राज्य पृथक हो सकते हैं। पृथक हो सकते हैं। ठीक है, तो परिसंघ के बारे में आप लोगों ने जान लिया। अब देखिए, फिर बात आती है कि फेडरेशन, तीनों से, कन्फेडरेशन, फेडरेशन और यूनियन, इन तीनों शब्दों से संघ की ही बात हो रही है, लेकिन इन तीनों संघों में अंतर क्या है, यहां पे इन तीनों की जब हम डिफिनीशन जानेंगे तो ये चीज क्लियर हो जाएगी। तो इसमें हमने बताया कि बहुत सारे राज्य मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं, और यह बहुत कमजोर संघ होता है, इससे राज्य पृथक हो सकते हैं। कन्फेडरेशन में क्या होता है कि यहां पे भी बहुत सारे राज्य मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं, यहां पे भी बहुत सारे राज्य मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं, लेकिन यहां पे जो संघ का नियंत्रण होता है वो परिसंघ की तुलना में अपेक्षाकृत ज्यादा मजबूत होता है।
बहुत ज्यादा नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो कन्फेडरेशन है उसके कंपेयर में जो फेडरेशन है इसमें जो संघ का नियंत्रण होता है थोड़ा अच्छा होता है। और इसके अंतर्गत हम कनाडा और यूएसए, इन्होंने भी संघात्मक व्यवस्था को अपनाया है। इनका अगर अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि फेडरेशन की तुलना में हमारा यूनियन ज्यादा बेटर कंसेप्ट को दे रहा है। अब देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए कि ये यूएसए हो गया, और बहुत सारे स्टेट हो गए यहां पे। तो यहां पे बहुत सारे स्टेट मिलकर एक संघ का फॉर्मेशन किए, ठीक है, और कुछ शक्तियां संघ को दे दिए। मेरी बात समझिएगा, यहां पे यह एक संघ है, मान लीजिए कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक संघ है, और यहां पे उसके ये प्रांत हैं। तो बहुत सारे प्रांत मिलकर एक संघ का निर्माण किए, और कुछ शक्तियां जैसे कि विदेशी मामलों से संबंधित हो गया, रक्षा से संबंधित हो गया, युद्ध इत्यादि से संबंधित हो गया, कुछ शक्तियां संघ को दे दिए। तो यहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे राज्य मिलकर यहां पे भी संघ का निर्माण कर रहे हैं, और राज्य ने ही संघ को शक्ति प्रदान की है। और एक आप देखेंगे कनाडा का उदाहरण, कनाडा का, यहां पे भी बहुत सारे स्टेट्स हैं, और यहां पे क्या होता है कि मान लीजिए कि कनाडा एक संघ है, और संघ ने राज्यों को कुछ शक्तियां दे रखी हैं। यहां पे देखिए जो शक्तियों का डायरेक्शन है वो संघ के तरफ है, और यहां पे जो शक्तियों का डायरेक्शन है वो संघ से स्टेट के तरफ है। ये दोनों फेडरेशन के ही अंतर्गत आते हैं, लेकिन यहां पे क्या अंतर है कि यहां पे संघ के द्वारा राज्यों को शक्तियां प्रदान की जा रही हैं, और यहां पे राज्य के द्वारा संघ को शक्तियां प्रदान की जाती हैं। तो इसमें क्या दिखाई देता है कि प्रांतों की जो स्वायत्तता होती है, प्रांतों की स्वायत्तता जो होती है वह ज्यादा होती है, और यहां पे जो संघ होता है वह मजबूत संघ होता है। तो अगर यूएसए का संविधान देखेंगे और वहां की व्यवस्था का अध्ययन करेंगे हम, तो पाएंगे कि वहां पे प्रांतों की स्वायत्तता ज्यादा पाई जाती है। लेकिन जब कनाडा का अध्ययन करेंगे तो पाते हैं कि कनाडा से एक मजबूत संघ की पृष्ठभूमि निकल के बाहर आती है या तैयार होती है। तो यहां पे देखिए दोनों संघ के ही अंतर्गत, फेडरेशन के ही अंतर्गत आ रहे हैं। अब यहां पे क्या होगा कि प्रांतों का खुद का संविधान होता है, प्रांतों का संविधान भी होता है, और यहां पे अगर संघ चाहे तो प्रांतों को नष्ट नहीं कर सकता है। संघ चाहे तो प्रांतों को नष्ट नहीं कर सकता है, नष्ट नहीं कर सकता है। यह कॉन्सेप्ट अमेरिका के संविधान से जब हम फेडरेशन शब्द का अध्ययन कर रहे हैं तो निकल के आ रहा है। और यहां पे क्या आ रहा है कि कनाडा है, और यहां पे मजबूत संघ का कॉन्सेप्ट निकल के बाहर आ रहा है। तो यहां से प्रांतों की, अगर इसका अध्ययन कर रहे हैं तो प्रांतों की स्वायत्तता ज्यादा दिखाई देती है, और इसका अध्ययन कर रहे हैं तो मजबूत संघ का कॉन्सेप्ट बाहर निकल के आ रहा है। और यही वजह है कि भारत ने यूनियन वर्ड को अपने संविधान में स्थान दिया। भारत भी राज्यों का संघ है, लेकिन भारत ने ना तो कॉन्फेडरेशन को अपनाया है और ना ही फेडरेशन को अपनाया है। भारत ने यूनियन वर्ड को जगह दिया है। और यूनियन की विशेषता क्या होती है, जैसे मान लीजिए यहां पे देख रहे हैं, इन दोनों परिस्थितियों में देख रहे हैं कि बहुत सारे राज्य मिलकर
संघ का निर्माण कर रहे हैं। अर्थात संघ जो है वह राज्यों के समझौते का परिणाम है। किससे निष्कर्ष निकल के आ रहा है? जब आप कन्फेडरेशन पढ़ेंगे, फेडरेशन पढ़ेंगे, तो यहां से क्या चीजें निकल के आ रही है कि बहुत सारे राज्य मिलकर संघ का निर्माण कर रहे हैं, और संघ का निर्माण कर रहे हैं अर्थात बहुत सारे राज्यों के मध्य समझौता किया जा रहा है और तब एक संघ का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन यूनियन क्या है? यूनियन यह समझौता का परिणाम नहीं है। यह समझौता का परिणाम नहीं है। और दूसरी बात इससे यह आती है कि भारत संघ राज्यों का निर्माण करता है। राज्यों का निर्माण करता है, न कि राज्य भारत संघ का। यहां पे देखिए स्थिति बिल्कुल उलट है। पहली बात कि यहां पे बहुत सारे राज्य मिलकर संघ का निर्माण नहीं कर रहे हैं और यह समझौता का परिणाम नहीं है। यहां पे भारत जो संघ है वह राज्यों का निर्माण करता है। राज्यों का पुनर्गठन हुआ या नए राज्यों का निर्माण हुआ, वह कौन करता है? तो भारत का जो संघ है वह करता है। तो यहां पे दोनों चीजों में अंतर आपको दिखाई तीनों में दिया होगा, कन्फेडरेशन, फेडरेशन और यूनियन में, ठीक है। और यह इसमें एकात्मक प्रकृति भी दिखाई देती है। जैसे क्या है कि हमारा जो संविधान है भारत का, वह बोला जाता है कि संघात्मक प्रकृति लिए हुए है, लेकिन जब आपात उपबंध लागू किए जाते हैं तो उस टाइम सारी शक्तियां राज्यों से वापस ले ली जाती हैं और जो भी दिशा निर्देश होते हैं वह केंद्र के माध्यम से दिए जाते हैं। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि कभी कभी हमारा जो संविधान है वह एकात्मक प्रकृति को अपना लेता है और कभी कभी संघात्मक प्रकृति को अपना लेता है, और कभी कभी दोनों का स्वरूप मिलता है। तो भारत का जो संविधान है रियल में अगर वास्तविक अर्थों में देखा जाए तो न तो पूर्णतया एकात्मक है और न तो पूर्णतया संघात्मक है, दोनों का मिला जुला स्वरूप है। तो यहां पे जो यूनियन है यह एकात्मक लक्षण को भी शो करता है, एकात्मक लक्षण प्रदर्शित। अर्थात जो भारत का संघ है वह मजबूत संघ है, और इसी से कंसेप्ट निकल के आता है कि जो भारत का संघ है वह क्या है? मजबूत संघ है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब यहां पे देखिए, अगर भारत संघ चाहेगा तो किसी राज्य को तोड़ सकता है। अगर भारत संघ चाहेगा तो दो राज्यों को जोड़ के एक नया राज्य बना सकता है। अगर भारत संघ चाहेगा तो वह राज्य का नाम परिवर्तित कर सकता है, राज्य क्षेत्र की सीमा परिवर्तित कर सकता है। तो यहाँ पे राज्य तो विनाशी हो गए, क्योंकि राज्य का जो स्वरूप है वह स्थिर नहीं कह सकते हम। अर्थात राज्य को भारत संघ द्वारा कभी भी तोड़ा जा सकता है। तो राज्य क्या हुआ? अविनाशी हुआ। लेकिन भारत संघ को तोड़ा नहीं जा सकता है। तो जो भारत संघ है, जो भारत का संघ है वह अविनाशी है, और जो भारत के राज्य हैं वे विनाशी हैं, विनाशी प्रकृति को धारण किए हुए हैं। यही वजह है कि भारत के संबंध में यह बोला जाता है कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। क्या बोला जाता है? भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। क्यों बोला जाता है ये मैं बता दिया हूं। भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। अविनाशी संघ है। तो यहां पे संघ अविनाशी हो गया और राज्य की प्रकृति विनाशी हो गई। जबकि यहां पे जो अमेरिका का संघ है यह अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। अविनाशी संघ है। तो ये तीन चीजें क्लियर हो गई। अब
देखिए, जो भारत का संघ है यह न तो पूर्णतया एकात्मक है और न तो पूर्णतया संघात्मक है। यही वजह है कि इसको अर्ध संघात्मक की श्रेणी में रखा जाता है और इसी वजह से इसको क्वासी फेडरल भी बोला जाता है, क्वासी फेडरल। और भारतीय संविधान को क्वासी फेडरल अर्थात अर्ध संघात्मक किसने कहा था? कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे अनुच्छेद 2 पे। देखिए, जो अनुच्छेद 2 है इसमें यह बात बताई गई है कि संसद विधि बनाकर नए राज्यों का निर्माण या स्थापना कर सकती है। इसमें क्या बताया गया है? अनुच्छेद आर्टिकल 2 में यह बात बोली गई है या लिखी गई है कि संसद विधि बनाकर नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकती है। इसका क्या मतलब है? पहले तो लिख ले। संसद विधि बनाकर नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना कर सकती है। अब यहां पे प्रवेश का मतलब एडमिशन, ठीक है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि भारत संघ से कोई बाहर का क्षेत्र है और वह स्वतंत्र क्षेत्र है, अपने आप में वह स्वतंत्र है और भारत में वह मिलना चाहता है या भारत के संघ में वो अपना विलय करवाना चाहता है। भारत से बाहर का क्षेत्र है वह, तो अगर भारतीय संसद चाहेगी तो विधि बनाकर उस क्षेत्र को भारत संघ में क्या कर सकती है? शामिल कर सकती है या उसको प्रवेश दिला सकती है। प्रवेश मतलब यहां पे एडमिशन से है। जैसे किसी स्कूल में जाते हैं पहली बार आप, तो वहां पे आपका एडमिशन किया जाता है। उससे पहले आप उस स्कूल के छात्र नहीं थे, बाहर से आ रहे हैं, किसी अन्य स्कूल से आ रहे हैं, तो वहां पे एडमिशन किया जा रहा है, आपका प्रवेश दिलाया जा रहा है आपका। मान लीजिए कि भारत और पाकिस्तान से युद्ध हुआ और भारत ने पाकिस्तान का जो आधा भूभाग है उस पर कब्जा कर लिया, तो भारत की जो संसद है उसे विधि बनाकर अपने भारत संघ में उसको मिला सकती है या उसको प्रवेश दिला सकती है। अर्थात जो अर्जित क्षेत्र हैं, भारत संघ द्वारा जो अर्जित क्षेत्र हैं, उनका भारत संघ में प्रवेश या स्थापना संसद द्वारा विधि बनाकर किया जा सकता है, यह अनुच्छेद 2 में कहा गया है। और इसी के तहत जैसे देखिए कि जब भारत स्वतंत्र हो गया तो जो सिक्किम था वह स्वतंत्र राज्य था, भारत संघ में उसका विलय नहीं था। सिक्किम जो चीन की सीमा पर स्थित है एक स्वतंत्र राज्य था और वह भारत संघ से बाहर था। फिर उसने इच्छा जाहिर किया भारत संघ में विलय के लिए,
तो 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया और फिर 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य अर्थात 22वें राज्य के रूप में भारत संघ में मिलाया गया। तो सिक्किम तो था भारत संघ से बाहर, तो जब भारत संघ से बाहर था तो वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत संघ में आया? तो अनुच्छेद 2 के तहत। तो यहां पे जो बात की जा रही है वह अर्जित क्षेत्र से संबंधित बात की जा रही है, अर्जित क्षेत्र। अब प्रवेश का मतलब मैं बता चुका हूं आप लोगों को। और सिक्किम जो 35वां संविधान संशोधन था उन्नीस सौ 1974 में, इसे सिक्किम को सह राज्य बनाया गया और 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया और सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। और वर्तमान में भारत संघ में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अब देखिए, ये अनुच्छेद 2 की बात हो गई। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 3 के बारे में। अनुच्छेद 3 आर्टिकल 3। देखिए, इसमें बोला गया है कि संसद विधि बनाकर भारत संघ के राज्यों का पुनर्गठन कर सकती है, अर्थात दोबारा गठन, पुनर्गठन कर सकती है। ठीक है। जो आर्टिकल 3 है इसमें क्या बोला गया है कि संसद विधि द्वारा या विधि बनाकर जो भारत संघ के राज्य हैं उनका पुनर्गठन कर सकती है, और वह भी साधारण बहुमत के द्वारा। कैसे? साधारण बहुमत से। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कभी कि राज्यों के पुनर्गठन का जो कॉन्सेप्ट है वह किस बेस पर आधारित है, साधारण बहुमत की विशेष बहुमत? तो साधारण बहुमत के द्वारा अगर संसद चाहेगी तो विधि बनाकर जो भारत संघ के राज्य हैं उनका पुनर्गठन कर सकती है। अब जो पुनर्गठन है उसमें कई चीजें शामिल होती है, जैसे नए राज्यों का निर्माण, या राज्य क्षेत्र में वृद्धि, राज्य क्षेत्र में वृद्धि, या राज्य क्षेत्र में कमी, या सीमा में परिवर्तन, जो राज्य क्षेत्र की सीमा है उसमें परिवर्तन, या नाम में परिवर्तन। या नाम में परिवर्तन। देखिए, अगर कहीं पे किसी राज्य का नाम परिवर्तित करना है तो वह किसके अंतर्गत शामिल होगा?
अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। सीमा में परिवर्तन करना है, किसी राज्य के क्षेत्र में कमी करना है, अर्थात उसका क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है और वहां पे किसी योजना को लागू करने में दिक्कतें आ रही है उसके क्षेत्रफल ज्यादा होने की वजह से, तो उसे हम चाहेंगे तो उसके राज्य क्षेत्र में संसद कमी कर सकती है, वह भी अनुच्छेद 3 के तहत। कोई राज्य क्षेत्र में वृद्धि करना हो तो वो भी आर्टिकल 3 के तहत। और नए राज्यों का निर्माण, अर्थात किसी राज्य से काटकर किसी अन्य राज्य का निर्माण करना हो, ये जो पांचों चीजें हैं, ये सारा कॉन्सेप्ट किसके अंतर्गत निकल के आ रहा है? तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत निकल के आ रहा है। देखिए जैसे क्या हुआ सन 2000 में मध्य प्रदेश से काटकर छत्तीसगढ़ को बनाया गया, उत्तर प्रदेश से काटकर उत्तराखंड को बनाया गया और बिहार से काटकर झारखंड को बनाया गया। तो ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो किस अनुच्छेद के तहत आएंगी? तो अनुच्छेद 3 के तहत आएंगी। अब जब राज्य पुनर्गठन मैं पढ़ाऊंगा इसके बाद की जो क्लास होगी वो राज्य पुनर्गठन से संबंधित होगी कि किस राज्य का गठन कब किया गया और भारत में भाषाई आधार पर राज्यों का गठन कब प्रारंभ किया गया, कौन सा आयोग बना था, राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित कौन सा आयोग था, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहां पे जैसे मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश से काटकर उत्तराखंड को बनाया गया, मध्य प्रदेश से काटकर छत्तीसगढ़ को बनाया गया और बिहार से काटकर झारखंड को बनाया गया और फिर आंध्र प्रदेश से काटकर तेलंगाना को बनाया गया। तो ये सारे जो भी परिणाम है वो अनुच्छेद 3 के ही तहत घटित हुए परिणाम है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन किया गया था और तेलंगाना का गठन कब हुआ था? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो यहां पे इन बेसिस पे चीजों को शामिल किया गया और इसी के तहत 5वां संविधान संशोधन हुआ था। 5वां संविधान संशोधन 1955 में, और इसमें कुछ स्थितियों को स्पष्ट किया गया। अब इसमें कौन कौन सी स्थितियों को स्पष्ट किया गया? तो पहली बात इसमें यह बताई गई कि संसद किसी भी राज्य क्षेत्र में परिवर्तन के लिए या नए राज्यों के निर्माण के लिए या राज्य क्षेत्र में कमी के लिए या राज्य क्षेत्र में वृद्धि के लिए या किसी राज्य के क्षेत्र के सीमा में परिवर्तन के लिए या किसी राज्य के नाम में परिवर्तन के लिए कोई विधेयक लाएगी तो वह पहले राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेगी। अर्थात संसद द्वारा जो भी विधेयक नाम परिवर्तन या क्षेत्र परिवर्तन के लिए या नए राज्यों के निर्माण के लिए संसद द्वारा लाया जाएगा, वह विधेयक लाने से पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेनी आवश्यक है। और जब कोई विधेयक राष्ट्रपति से अनुमति लेके और संसद में पेश किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि जब हमसे किसी चीज पे सहमति या पूर्व अनुमति मांगी गई है और बाद में उसी को मेरे पास हस्ताक्षर के लिए लाया जाएगा तो मैं मना नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरी अनुमति के बाद ही तो उस विधेयक को लाया गया है। तो यहां पे पहली चीज ये बताई गई 5वें संविधान संशोधन के तहत कि कोई भी विधेयक आर्टिकल 3 से संबंधित लाया जाएगा, राज्यों के निर्माण, क्षेत्र परिवर्तन इत्यादि से संबंधित, तो वो पहले राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति ली जाएगी और अनुमति जो भी विधेयक होगा बाद में जब फाइनल डिसीजन होगा उस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होगा, क्योंकि उसकी अनुमति से ही उस चीज को लाया गया है। और दूसरी चीज इसमें यह बताई गई कि जिस भी राज्य के लिए यह प्रस्ताव लाया जा रहा है, जिस भी राज्य के लिए सीमा परिवर्तन या नाम परिवर्तन या क्षेत्र परिवर्तन के लिए यह विधेयक लाया जा रहा है, उस राज्य के विधानमंडल के पास राय के लिए उस विधेयक को भेजा जाएगा।
कि हाँ हम ये कार्य करने जा रहे हैं, संसद के द्वारा भेजा जाएगा कि हाँ हम यह कार्य करने जा रहे हैं, तो उस राज्य के विधानमंडल से परामर्श मांगा जाएगा। अब राज्य का विधानमंडल चाहे तो परामर्श दे सकता है और चाहे तो नहीं भी दे सकता है। अगर राज्य का विधानमंडल परामर्श नहीं भी देता है तो भी संसद इस प्रस्ताव को पास कर सकती है दोनों सदनों के द्वारा। यह आवश्यक नहीं है कि जब राज्य का विधानमंडल सहमति देगा तभी राज्यों या सीमा या इत्यादि के नाम में परिवर्तन संभव हो पाएगा। हाँ, विचार मांगा जा सकता है, मांगा जाता है, मांगा जाएगा, लेकिन वह बाध्यकारी नहीं होगा संसद के लिए। और दूसरी बात यह कि अगर विचार मांगा जा रहा है और राज्य के संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा वहां पे अपना विचार रखा जा रहा है और उस विचार के रखने के बाद अगर संसद द्वारा उस विधेयक में कोई परिवर्तन किया जाता है, जैसे मान लीजिए कि राज्य विधानमंडल के द्वारा कोई चीज बताया गया कि नहीं इस चीज को ऐसे नहीं ऐसे किया जाए और संसद ने विधेयक में उस चीज को शामिल कर लिया, तो दोबारा जब परिवर्तन हो गया उसमें तो दोबारा संसद विचार या राय के लिए राज्य के विधानमंडल के पास नहीं भेजेगी। और यदि जो भी नाम परिवर्तन, सीमा परिवर्तन या क्षेत्र में वृद्धि या कमी हो रही है वह किसी संघ शासित प्रदेश से संबंधित होगा, अर्थात यूनियन टेरिटरी से संबंधित होगा, तो संसद द्वारा विधेयक को उस यूनियन टेरिटरी के पास विचार के लिए नहीं भेजा जाएगा। अगर राज्य की बात होगी तब तो विचार के लिए भेजा जाएगा संसद के द्वारा विधेयक को, लेकिन अगर यूनियन टेरिटरी की बात होगी, संघ शासित प्रदेश की बात होगी, तो वहां पे इस विधेयक को विचार के लिए नहीं भेजा जाएगा। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि संघ शासित प्रदेशों में जो वहां का शासन का कार्यभार होता है, जो शासन का कार्य होता है, वह केंद्र सरकार के द्वारा ही किया जाता है। केंद्र के अधीन ही यूनियन टेरिटरी में शासन का कार्य किया जाता है। तो यही वजह है कि संसद द्वारा यूनियन टेरिटरी को विचार के लिए नहीं भेजा जाता है। तो यहां पे कौन कौन सी चीजें शामिल की गई? पहली तो यह शामिल की गई कि राष्ट्रपति की पूर्वानुमति, और इसके बाद हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होगा राष्ट्रपति। कब? संसद से पास होने के बाद, पहले नहीं। उसके बाद पहला हमने ये बताया, फिर राज्यों को विचार के लिए, किस राज्य को? जो राज्य इस विधेयक से प्रभावित हो रहा है, भेजना संसद द्वारा। और तीसरा बताया कि यूनियन टेरिटरी को विचार या राय हेतु नहीं भेजा जाएगा, और क्यों नहीं भेजा जाएगा यह भी बता दिया हमने। तो ये हो गई अनुच्छेद 3 की बात। अब हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 4 को। अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 4 आर्टिकल 4। इसमें यह बताया गया, जो अनुच्छेद 4 है भारतीय संविधान का, इसमें यह बात कही गई कि अगर अनुच्छेद 2 और 3 को पालन करने के लिए या पालन कराने के लिए, अनुच्छेद 2 में क्या है?
नए राज्यों का निर्माण अर्थात अर्जित क्षेत्रों की बात की गई है, नए राज्यों का प्रवेश की बात की गई है। और अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण या सीमा में परिवर्तन या नाम में परिवर्तन इत्यादि की बात की गई है। तो अगर इन दोनों चीजों को करने के लिए अगर संसद द्वारा कोई विधि या कानून बनाया जा रहा है तो उसको संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा। अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 का पालन साधारण बहुमत के द्वारा ही हो जाएगा। तो यहां पे क्या बात की गई कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के पालन में 3 के पालन हेतु संसद द्वारा किया गया परिवर्तन संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा। संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा। अर्थात यह साधारण बहुमत से हो जाएगा। जो भी अनुच्छेद 2 और 3 से संबंधित कार्य हैं वह साधारण बहुमत के द्वारा किए जाएंगे और संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा। अर्थात यह आर्टिकल 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। देखिए, भारत के संविधान में संशोधन तभी किया जाता है या संशोधन तभी माना जाता है जब वो अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। और यहां पे साफ साफ लिखा गया है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में जो भी विधियां दी गई हैं उनके पालन हेतु अगर संसद द्वारा कोई विधि बनाई जा रही है या कोई परिवर्तन किया जा रहा है तो उसे संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा। अर्थात इन सारी चीजों को अनुच्छेद 368 से बाहर रखा जाएगा और ये सारी चीजें साधारण बहुमत के द्वारा ही हो जाएंगी। अब इसमें एक चीज यहां पे देखने योग्य है कि यह संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा और जब नहीं माना जाएगा तो वह आर्टिकल 368 के अधीन नहीं होगा। तो जो अनुच्छेद 4 में बात की गई है वह यही बात की गई है। और देखिए, एक चीज जान लीजिए आप लोग कि जब भी किसी क्षेत्र में परिवर्तन किया जाएगा, सीमा में परिवर्तन किया जाएगा या नाम में परिवर्तन किया जाएगा तो वहां पे क्या देखेंगे आप लोग कि प्रथम अनुसूची और चतुर्थ अनुसूची ये दोनों प्रभावित होंगी और इन दोनों में भी परिवर्तन होगा। जैसे कि मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश है और इसका हम इतना हिस्सा काट के निकाल दे रहे हैं, ठीक। तो अब उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कम हो गया। मान लीजिए कि पहले की 240 था, अब 200 कर दिया हमने वर्ग किलोमीटर। उदाहरण के तौर पे बता रहे हैं, बाकी कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। तो देखिए, यहां पे प्रथम अनुसूची और चतुर्थ अनुसूची ये दोनों चीजें प्रभावित होंगी। कैसे प्रभावित होंगी इन सारी चीजों को आप लोग देखेंगे। देखिए, प्रथम अनुसूची में क्या दिया गया है, भारत में जितने राज्य हैं उनके बारे में कहां पे बात की गई है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित जो प्रदेश दिए गए हैं इनके बारे में कहां पे बात की गई है। तो यहां पे बात
प्रथम अनुसूची में की गई है। तो अगर किसी राज्य के नाम में परिवर्तन किया जाता है तो अनुसूची 1 में भी परिवर्तन होगा, क्योंकि अब उस राज्य का अगर कोई अदर नाम रखा गया होगा तो अनुसूची 1 में भी उस नाम को परिवर्तित किया जाएगा। और किसी राज्य के अगर क्षेत्र में परिवर्तन किया जाता है, किसी राज्य के अगर क्षेत्र में परिवर्तन किया जाता है तो वहां पे आप क्या देखेंगे कि मान लीजिए कि पहले उत्तर प्रदेश में मान लीजिए कि 31 राज्यसभा की सीटें थी और इसका क्षेत्रफल कम कर दिया गया, मान लीजिए कि अब 25 हो गई हैं। तो चतुर्थ जो अनुसूची है यह अभी प्रभावित होगी, क्योंकि जो चतुर्थ अनुसूची है यहाँ पे राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन है उसके बारे में जानकारी किससे मिलती है? तो जो चतुर्थ अनुसूची है उससे हमको इस चीज की जानकारी मिलती है। तो अब यहाँ पे पहले 31 सीट थी, अब 25 सीट होगी, तो यहाँ पे इस चीज में भी परिवर्तन करना पड़ेगा। तो इन दोनों परिवर्तनों से प्रथम अनुसूची और चतुर्थ अनुसूची ये दोनों चीजें प्रभावित होंगी। इसके बाद 1967 में मंगल सिंह बनाम भारत संघ एक केस थी, उसमें यह निर्णय आया कि संसद विधि बनाकर नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, सीमा में परिवर्तन कर सकती है, नाम में परिवर्तन कर सकती है, राज्य क्षेत्र में कमी कर सकती है, राज्य क्षेत्र में वृद्धि कर सकती है, लेकिन उस राज्य में जो राज्य के अंग होंगे उन्हें संसद द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता है। और यह निर्णय कब आया? 1967 में मंगल सिंह बनाम भारत संघ, बनाम भारत संघ। और इसमें क्या कहा गया? इसमें यही कहा गया कि संसद राज्य के अंगों को समाप्त नहीं कर सकती है। नहीं कर सकती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि मान लीजिए कि संसद ने नाम का परिवर्तन किया, सीमा क्षेत्र का परिवर्तन किया, और फिर संसद के द्वारा बोला गया कि हम इस राज्य की जो न्यायपालिका है उसे नष्ट करते हैं। तो जो संवैधानिक अंग है उस राज्य में, उस राज्य को नष्ट करने का अधिकार संसद को नहीं है। संसद नाम में परिवर्तन कर सकती है, संसद सीमा में परिवर्तन कर सकती है, संसद नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, संसद राज्य क्षेत्र में कमी कर सकती है, संसद राज्य क्षेत्र में वृद्धि कर सकती है, संसद विधि बनाकर किसी बाहरी क्षेत्र को अपने में मिला सकती है कि लेकिन राज्य के जो अंग हैं उन्हें समाप्त करने का अधिकार संसद के पास नहीं है। यह निर्णय मंगल सिंह बनाम भारत संघ जो केस थी 1967 में उसके तहत आया। और इसके बाद 1969 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक निर्णय यह भी दिया गया कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो भी विवाद हैं विवादों का निपटारा कार्यपालिका कर सकती है। कर सकती है। लेकिन अपनी भूमि अन्य देश को देने का अधिकार नहीं, अन्य देश को देने का अधिकार नहीं। 1969 में अंतर्राष्ट्रीय विवादों से संबंधित सुप्रीम कोर्ट का एक प्रमुख निर्णय आया और इस निर्णय में यह बताया गया कि अगर कार्यपालिका के पास यह अधिकार है कि वह अंतर्राष्ट्रीय जो भी सीमा विवाद हैं,
अंतर्राष्ट्रीय जो भी सीमा विवाद हैं उनका निपटारा कार्यपालिका के द्वारा किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसा सीमा विवाद है जिसमें कि अगर अपनी भूमि किसी अन्य देश को देनी है तो अपनी भूमि किसी अन्य देश को देने का जो अधिकार है यह कार्यपालिका को नहीं है। अगर भूमि का आदान प्रदान होगा तो वह संविधान संशोधन के तहत कानून बनाकर किया जाएगा, अर्थात वह संविधान संशोधन के तहत किया जाएगा, ना कि सीमा विवाद निपटारे के कारण को दिखाते हुए कार्यपालिका के द्वारा अपने क्षेत्र की भूमि किसी अन्य देश को दी जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता है। और इसी से संबंधित बेरूबारी मामला एक है, उसको हम लोग देख लेते हैं। चारों आर्टिकल के बारे में हम लोग पढ़ लिए। बेरूबारी मामला 1960। इसमें क्या हुआ, देखिए, एक बेरूबारी क्षेत्र है। 1960 में वह पूर्वी पाकिस्तान में पड़ता था, वर्तमान में वह बांग्लादेश का क्षेत्र हो गया। क्योंकि जो बांग्लादेश का निर्माण हुआ, बांग्लादेश को पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। जैसे मान लीजिए कि यह भारत है और यहाँ पे बांग्लादेश है, यह मान लीजिए भारत है और इधर पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान इधर भी था और यह भी था, तो इसको पूर्वी पाकिस्तान बोला जाता था। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र होकर बांग्लादेश का रूप धारण कर लिया। तो जो बेरूबारी संघ का मामला है वह यहीं से संबंधित है। तो 1960 में यह पूर्वी पाकिस्तान का मामला था। वर्तमान में बांग्लादेश, उस टाइम की बात है। यह 1960 की बात है और यह 1971 की बात है। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि बेरूबारी एक क्षेत्र था। तो 1958 में समझौता हुआ और इस समझौते के तहत बेरूबारी क्षेत्र को पाकिस्तान को देने का निर्णय किया गया, क्योंकि यह मुस्लिम बाहुल क्षेत्र था और यह पाकिस्तान ऑक्युपाइड क्षेत्र के अंतर्गत पासी में था। तो सीमा विवाद की स्थिति को देखते हुए यहां पे 1958 में जो बेरूबारी क्षेत्र है इसको पाकिस्तान को, पूर्वी पाकिस्तान को अर्थात पाकिस्तान को देने का निर्णय किया गया। और जब समझौते के अंतर्गत यह निर्णय किया गया तो भारत में विवाद होने लगा। विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई कि हम अपना क्षेत्र पाकिस्तान को क्यों दें। और जब विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई तो आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगा गया। देखिए, जब राष्ट्रपति के बारे में बताएंगे तो वहां पे बताएंगे कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन परामर्श लेने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति को दिया गया अनुच्छेद 143 के तहत। तो यहां पे जब विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई तो राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी गई। और जब सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी गई कि क्या यह क्षेत्र पाकिस्तान को संसद द्वारा दिया जा सकता है, तो उसमें निर्णय आया कि संसद यह नहीं कर सकती है, संसद द्वारा नहीं किया जा सकता। अर्थात संसद द्वारा यह क्षेत्र पाकिस्तान को नहीं सौंपा जा सकता है। ठीक है। इसमें यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आया। तो जब यह निर्णय आया तो
अर्थात अब कैसे यह क्षेत्र पाकिस्तान को दिया जाएगा, तो संविधान में संशोधन करके तो ही यह क्षेत्र दिया जा सकता है। संसद विधि बनाकर यह क्षेत्र किसी अन्य देश को अपने क्षेत्र की जमीन नहीं दे सकता है। तो इसी के दृष्टिगत बेरूबाड़ी जो क्षेत्र है वह 9वां संविधान संशोधन 1960 के तहत पाकिस्तान को दिया गया। ठीक है, बेरूबाड़ी मामला क्या है, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। एक बार और 1958 में एक समझौता हुआ भारत और पाकिस्तान के मध्य में, और बेरूबाड़ी जो क्षेत्र है उसे पाकिस्तान को देने का निर्णय किया गया। जब देने का निर्णय किया गया तो विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई भारत में, और जब विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई तो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा यहां पे सुप्रीम कोर्ट से अनुच्छेद 143 के तहत सलाह मांगी गई, और सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह निर्णय दिया गया कि संसद के द्वारा किसी भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को नहीं दिया जा सकता है। यह तभी दिया जा सकता है जब संविधान संशोधन की प्रक्रिया अपनाई जाए, और उसके बाद ही 9वें संविधान संशोधन 1960 के तहत बेरूबाड़ी जो क्षेत्र है वह पाकिस्तान को सौंपा गया। तो यह हो गया बेरूबाड़ी मामला। और उसके बाद 1974 में एक समझौता हुआ भारत और बांग्लादेश के बीच में। भारत और बांग्लादेश के बीच में, और यहां पे भूमि की जो अदला बदली है, भूमि की अदला बदली, अदला बदली, उससे संबंधित एक समझौता हुआ भारत और बांग्लादेश के बीच में 1974 में। जैसे कि मान लीजिए कि यह बांग्लादेश है और यह भारत है, और भारत का एक कोई ऐसा क्षेत्र हो, वह मान लीजिए कि वो ऐसे यहाँ तक आया है, और बांग्लादेश का कोई ऐसा क्षेत्र हो जो यहाँ तक आया है, तो हम अपनी सीमा को सीधा करने के लिए या सीमा सुरक्षा के दृष्टि से हम चाहें तो यह क्षेत्र बांग्लादेश को दे दें और यह क्षेत्र हम बांग्लादेश से ले लें, तो हमारी सीमा जो है वह सीधी हो जाएगी, और सुरक्षा की दृष्टि से भी हम अपने हिसाब से यहाँ पे कार्य कर पाएंगे। तो इन्हीं क्षेत्रों को इनक्लेव बोला जाता है, इनक्लेव। ठीक है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में 1974 में समझौता हुआ भूमि की अदला बदली से संबंधित, और वह समझौता ही 100वें संविधान संशोधन 2015 में जो हुआ था उसी के तहत भूमि की अदला बदली हुई, अदला बदली। और इसके तहत भारत ने बांग्लादेश को 111 इनक्लेव दिए, और बांग्लादेश ने भारत को 51 इनक्लेव दिया। इनक्लेव क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। तो जो 1974 में संशोधन या समझौता हुआ था वह कब आके साकार रूप में आया? 100वां संविधान संशोधन 2015 के तहत यह अंतिम रूप ले सका। और यह महत्वपूर्ण संविधान संशोधन में भी यह आता है कि 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो आप बता पाएंगे कि भारत और बांग्लादेश जो भूमि का के बीच जो भूमि का आदान प्रदान हुआ था उसी से संबंधित है। तो आज के क्लास में हम लोगों ने संघ और उसके राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक के बारे में बात किया। उसके बाद 5वां संविधान संशोधन क्या था, 9वां संविधान संशोधन क्या था, 1967 और 1969 में सुप्रीम कोर्ट के केसेज में कौन से निर्णय आए, बेरूबाड़ी मामला क्या था, और 1974 में भारत और बांग्लादेश से संबंधित जो भूमि समझौता हुआ था वह कब साकार रूप ले सका। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग जाने। तो आज के क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।